Good morning, students. And today we will discuss what we are discussing. We are discussing the European Union. In the last session, we have discussed about the formation of European Union, that how EEC, European Economic Community, converted into European Union in 1992, and European Union finally came into existence in 1993. And we also discussed about the member states of European Union. How many member states we have? 28 member states we have till now, and in fact 28 member states till 31st of December 2021 countries moving out of European Union, that is UK is moving out of European Union. And then we have discussed about the various organs of European Union, in which we have discussed the Central Bank of European Union, European Parliament is there. The Central Bank of European Union manages the common currency, that is euro एक common currency है. 16 जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है. यूरो को कौन मैनेज करता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैनेज द single currency euro. Then we have also discussed about the European Court of Justice, जिसका रोल है कि मेंबर नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो देयर इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू सेटल डाउन दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट. So we have discussed all these things about the European Union particularly. We have also discussed that there was an effort to make a common constitution, but वो fail हो गया था. But in today's session we will discuss the various objective of European Union. European Union के main objectives क्या हैं? What are the main objectives of European Union? जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आज हम उनको डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? द फर्स्ट वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. पहला ही जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. जो मेन पर्पज है वो ये है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करना है, उनकी इकोनॉमीज को जो है मूव ऑन करना है, बहुत अच्छे तरह से उनको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन एज यू नो आपस में मिलजुल कर अपनी एक जो इकोनॉमी है यूरोप की और जो मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के उनकी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है. दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, पर्सन्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. In simple word, we can say that they want to make a single market for entire Europe. Single market वो create करना चाहते हैं entire Europe के लिए. Countries हैं यूरोप में सॉरी जो मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, दे कैन मेंटेन देयर सॉवर्जिनिटी. वो अपनी सॉवर्जिनिटी बना के रखें, वो अपने आप में एक नाम रखें, बट दे वांट टू कन्वर्ट द एंटायर यूरोप इनटू अ सिंगल मार्केट जहां पे फ्री फ्लो हो सके. किसका? गुड्स का, मैन पावर का और कैपिटल का. सिंपल सी बात है, एक कंपनी है वो फ्रांस में एग्जिस्ट करती है और फ्रांस में है एंड दैट कंपनी वांट टू सेल आउट इट्स प्रोडक्ट इन जर्मनी. वो जर्मनी में अपनी और जो है मूव ऑन करना चाहती है. जर्मनी में या किसी भी दूसरे नेशन में जो कि यूरोपियन यूनियन में, वेदर फ्रांस है, जर्मनी है, कहीं पर भी वो जाना चाहती है, क्रोशिया है, तो दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन मेंबर. चाहे वो बात हो गुड्स की, गुड्स मीन्स जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, जितने भी हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स बोला जाता है. ये बैरियर है ट्रेड के बीच में. क्यों? तो इनको उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है. दे हैव मिनिमाइज्ड ऑल द ट्रेड बैरियर्स टू बूस्ट अप देयर इकोनॉमी इन द यूरोप. अपने यूरोप में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्री फ्लो ऑफ मैन पावर है. सिंपल, जर्मनी में कोई इंजीनियर है वो फ्रांस में जाके काम करना चाहता है किसी और में, फ्री फ्लो ऑफ मैन पावर. सो फर्स्ट वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, पर्सन्स एंड कैपिटल. क्लियर? देन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, that is making agriculture and industry more productive. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मोर प्रोडक्टिव. देखिए किसी भी इकोनॉमी को आप देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड, तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. वन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, अनदर फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर. दोनों ही चीजें. और
ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन का कि वो एग्रीकल्चर में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, उनको फूड ग्रेन्स जो और दूसरी जो भी जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, दे वांट टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, कि उनको बाहर से उनको जो है अपनी कंट्री में इंपोर्ट ना करना पड़े, और मोर ओवर दे वांट टू एक्सपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द अदर नेशन सो दैट दे कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। सो मेकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मोर प्रोडक्टिव। और सेकंड क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जो है बूस्टअप करें अराउंड द यूरोप, अराउंड द मेंबर कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, और जो जीडीपी है बेसिकली जो उनकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा वो है डेवलप करें और ग्रो करें। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, मेकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मोर प्रोडक्टिव। देन we will talk about the third one, monetary stability by mean of single currency and European Central Bank. As we discussed in the last session also that euro is the single currency in most of the European Union countries, and euro is managed by the central bank, European Central Bank। जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो किसको मैनेज करता है, यूरो को। और देखिए जब एक सिंगल करेंसी होगी बहुत सारे कंट्रीज में तो उससे क्या आएगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन इन वन करेंसी, एक ही करेंसी में हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। सो इट इज ये सभी के लिए इजी है, एक बिजनेसमैन के लिए भी इजी है, टूरिस्ट के लिए भी इजी है, और बाकी लोगों के लिए भी इट इज क्वाइट इजी टू डील इन ए सिंगल करेंसी। तो उससे बेसिकली क्या आता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आती है, एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर। बिकॉज देखिए अगर सभी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं तो कभी किसी कंट्री की करेंसी जो है वो डाउन आ रही है, कभी किसी की हाई जा रही है, तो एक फ्लक्चुएशन करेंसी के अंदर रहती है, और उससे क्या होता है जो ट्रेड है आपका वो इफेक्ट होता है, जो आपकी इकोनॉमी है वो इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर एक करेंसी किसी कंट्री की करेंसी डाउन है, किसी की हाई है, तो वो आर्बिट्रेशन और जो भी आपकी इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन, कि वो वेट करते हैं जब तक करेंसी लेवल नहीं। बट इफ यू हैव अ कॉमन करेंसी इन द डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, तो उससे क्या है, एक स्टेबिलिटी आती है जिसको हम मॉनेटरी स्टेबिलिटी बोलते हैं, करेंसी स्टेबिलिटी बोलते हैं। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, monetary stability by mean of single currency. They have euro, and euro was adopted in 2002 में यूरो को अडॉप्ट किया था एज ए सिंगल करेंसी विच इज मैनेज्ड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। क्लियर? देन द फोर्थ वन इज a common foreign and security policy, जिसको हम CFSP भी बोलते हैं, CFSP, a common foreign and security policy, so as to ensure a lasting peace in Europe. पीस को मेंटेन करने के लिए, पूरे यूरोप में पीस मेंटेन रहे उसके लिए उन्होंने क्या किया, ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की है डिफरेंट मेंबर नेशंस ने। ईयू ने बेसिकली दे हैव अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, बेसिकली एक कॉमन फोर्स बनाने का भी जो है, एक कॉमन मिलिट्री बनाने का भी वहां पर एफर्ट हुआ था जो कि फेल हो गया था। नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। रैपिड एक्शन फोर्स वो क्रिएट करना चाहते थे, अपनी एक फोर्स, अपनी एक मिलिट्री यूरोपियन यूनियन जो है वो बनाना चाहता था, बट जैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया फेल हुआ था ऐसे ही ये आइडिया भी फेल हो गया था, उनका नहीं हुआ था। बट स्टिल दे हैव ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी मीन्स एनी डिसीजंस रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी, वो ये जितने भी मेंबर नेशंस हैं भाई, जो अदर कंट्रीज हैं आउटसाइड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस होने चाहिए, वेदर दे आर फाइनेंशियल, दे आर पॉलिटिकल, कोई भी रिलेशन है उसको कैसे हमें मेंटेन करना है, तो ये कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं उसके रिगार्डिंग। और सिक्योरिटी इश्यूज को लेके भी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं इसमें यूरोपियन यूनियन में। Then, fifth one is bridging the gap between rich and poor regions in Europe. इसको हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इसको हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को।
कि भाई जितने भी यूरोप के रीजन है, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी रीजन है अराउंड द यूरोप, तो यूरोपियन यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे सभी कंट्रीज, सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें एक बैलेंस डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है और दूसरा है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सो एक रीजनल बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स इन यूरोप। देखिए एंटायर यूरोप तो एक जैसा नहीं है, because most of the Eastern European countries who joined the European Union after the disintegration of USSR के disintegration के बाद जिन countries ने European Union को ज्वाइन किया है, तो उनका अगर हम कंपेयर करेंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, जो कि स्टार्टिंग से ही जो है एक कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है फॉलो कर रहे थे, सो देयर इज अ गैप बिटवीन दीज कंट्रीज, द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सो यूरोपियन यूनियन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो जो है ग्रो कर रही हैं रैपिडली, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और जो एक ब्रिज है, जो एक गैप है बेसिकली रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, उसको कम से कम करना है। क्लियर? एंड देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एक और ऑब्जेक्टिव है, क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। As we all know that Europe is beautiful in this earth, on this earth. यूरोप बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो काफी हैं, ग्रीनरी है। सो एक और ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन का कि हमारे जो नेचर है हमें उसको सेव करना है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेसिकली उनको हमें कैसे सेव करना है, और पर्टिकुलरली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो फॉरेस्ट है वहां पर उनको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है बाय मेकिंग वेरियस फॉरेस्ट लॉज बना के या जो भी बना के। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर ऑल्सो, हमें अपनी नेचर को भी जो है प्रोटेक्ट करना है। सो स्टूडेंट, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन विच वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन। ये हमने डिस्कस किए हैं, 6 हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन के। In the next session, we will discuss more about the European Union. There are some limitations of European Union. कुछ limitations भी हैं European Union की जिनको हम discuss करेंगे. And we will try to conclude the topic European Union in next session. So this is for today's student. Go through the video, take your doubts. Thank you very much.